नमस्कार। न्यूज ड्रम लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीरज शर्मा और आज हम बात करेंगे मणिपुर में हो रही हिंसा की, खास करके कल वायरल हुए उस वीडियो की जिसमें दो कुकी महिलाओं को नग्न करके परेड करवाते हुए दिखाया गया था। उसके बाद बवाल इतना मचा कि आज सुबह संसद के मानसून सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री को अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ी, अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। जी हां, प्रधानमंत्री ने 3 महीने में पहली बार मणिपुर के मुद्दे पर अपना मुंह खोला है। राजनीति की बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल मणिपुर का मुद्दा हमेशा से ही बहुत ही जटिल बताया जाता है, सेंसिटिव बताया जाता है, संवेदनशील बताया जाता है। क्यों है ये मुद्दा इतना जटिल, क्यों है ये संवेदनशील, ये सब जानने के लिए हम चलते हैं अपने वरिष्ठ सहयोगी सुरेंद्र सिंह ओबेरॉय के पास। सुरेंद्र जी, आपने अभी बताया है कि प्राइम मिनिस्टर पहली बार 3 महीने के बाद बार बार डिमांड करते हुए नाकाली अपोजिशन मेन स्ट्रीम के जो उनके अपने मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी थे मणिपुर में, जो कुकी ट्राइब के लोग थे वो, या फिर जो उनके नेबरहुड नॉर्थ ईस्ट की जो बाकी स्टेट्स थी, वो भी बार बार उनसे कह रहे थे कि कुछ एक्शन लीजिए। यहाँ तक कि होम मिनिस्टर एक या दो बार गए भी वहां पे, एक पीस कमेटी बनाई भी, लेकिन वो सब कुछ फेल हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्सिटी की आप बात कर रहे हैं, देखिए नॉर्थ ईस्ट वाकई ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। वहां हमें लगता है कि एक छोटी छोटी स्टेट है, जैसे यहाँ अगर आप देखें नंबर तो सिर्फ दो ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के मणिपुर के, तो इतना काउंट नहीं करता है। लेकिन पूरा अगर आप नॉर्थ ईस्ट का देखिए, एक दूसरे से वो काफी ज्यादा रिलेटेड है और एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे काफी असर पड़ रहा है। यहाँ तक के आपस की स्टेट्स जब डिवाइड हुई थी 70s में, तो उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी यहाँ पे कंटिन्यू हो रहे हैं और इंसर्जेंसीज काफी कंटिन्यू हो रहे हैं। हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे होंगे कि ये 1947 में मणिपुर इंडिया के साथ नहीं अटैच हुआ था। ये लगभग 2 साल के बाद 1949 में इंडिया की एक स्टेट के साथ कॉन्स्टिट्यूंसी में बना हुआ था और तब से वहां पे एक डिस्प्यूट चल रही है। अगर आप मणिपुर को देखेंगे तो 3 मिलियन या यूं कहिए कि 30 लाख लोग रहते हैं वहां पे, और कोई 52% लोग हैं जो वैली में रहते हैं, जो वैली का एरिया है उस एरिया में रहते हैं, जहाँ पे मथाई ट्राइब है जो बहुत बड़ी ट्राइब है, लेकिन मैक्सिमम लोग रहते हैं। मैं यूं नहीं कहूंगा वो 52% रहते हैं, वहाँ कुकी वगैरह भी रहते हैं। वहाँ 33 ट्राइब्स हैं हिल्स वालों की। जो बाकी 42% लोग हैं जो हिल्स में रहते हैं, वहाँ 33 अलग अलग किस्म की जाते हैं, हम यूं कहें, और सारे ट्राइबल्स हैं। वो 8 छोटे छोटे हिल्स हैं और 8 छोटे छोटे हिल्स में अलग अलग ट्राइब्स हैं। यहाँ तक कि लैंग्वेज का भी बहुत डिफरेंस है, कॉस्ट्यूम्स डालने का भी बहुत अलग अलग तरीका है। तो आप देखिए 30 लाख में अगर 33 किस्म के ट्राइबल्स और किस्म के लोग रहते हैं, तो वहां पे डिफरेंसेस होना अमूमन है। इनफैक्ट कुछ साल पहले जब पीस अकॉर्ड्स हो रहे थे, लग रहा था कि बीजेपी एक बहुत बड़ा नया नरेटिव लेकर आएंगे, और अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे उससे पहले काफी ज्यादा पीसफुल हो गया था। वहां पे कुछ डेजिग्नेटेड एरियाज भी रख दिए गए हैं। कई मिलिटेंट ग्रुप्स को, जो अलग अलग हिल्स या नागा या कुकीज के जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे, उन लोगों को सरेंडर करा के पीस टॉक करके, यहाँ तक कि उन्हें कहा था कि आप एक डेजिग्नेटेड प्लेस में रहिए। ये कुछ 4-5 साल पहले के थे, और वहां पे वो ये कुकीज ट्राइबल्स रहा, मिलिटेंट्स रहा करते थे। और ये जो सेपरेटिस्ट थे, इन लोगों ने अपने वेपन्स भी सरेंडर करा दिए थे, जो कि एक जगह पे जमा करके सरकार ने रखे हुए थे। लेकिन कई बार पता चला है कि इनकी जो एक्टिविटीज थी वो चलती जा रही थी। कई बार ये कैंप्स में से भाग जाते थे। ये अलाउड थे कि आप अपने कैंप्स में रह सकते हैं, लेकिन कैंप्स के बाहर नहीं जा सकते हैं। अगर जाएंगे भी, आप बिल्कुल भी कोई वेपन वगैरह नहीं लेंगे और इन्फॉर्म करके जाएंगे वहां के अथॉरिटीज को, जो कि उनके ही सेल्फ मेड अथॉरिटीज वगैरह थी। पर जब ये वाला किस्सा हुआ, और ये एक बॉर्डर सेंसिटिव एरिया भी है मणिपुर, म्यांमार के साथ है। पिछले 3 साल पहले म्यांमार से काफी लोग, जो चिन ट्राइब है, जो इनके रिश्तेदार भी लगते हैं। अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट, मैं यूं कहूंगा कि ये बर्मन
तिब्बतियन टाइप के लोग हैं जो उनका कास्ट आती है और उसमें से अलग अलग हुए हैं। तो वो जो चिन्ह यहाँ आ रहे थे तब भी सेंटर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि सेंटर की पॉलिसी थी कि कोई भी नहीं आएगा, क्योंकि अदरवाइज ये रिफ्यूजी स्टेटस उनको मिल जाता है यहाँ पे आगे रहने के लिए। सेंटर एनकरेज नहीं कर रही थी, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने उसे एनकरेज किया और सेंटर को फिर अपनी चीजें वहां पे वापस ली, और आज भी वो कुकीज वहां रह रहे हैं। मेरा मतलब है चिन लोग रह रहे हैं और कुकीज के साथ रह रहे हैं, और कुकीज उनकी काफी हेल्प कर रहे हैं। तो एक डर सा पैदा हो गया था। कुकीज लोग कहाँ से आए हुए हैं? कुकीज हिल्स हैं, ये बेसिकली वहीं के रहते हैं, जो हिल्स में एक ट्राइब है। ये हम्म। कुकीज जो कुकी जू ट्राइब्स हैं, इसमें कोई अलग अलग किस्म की और भी जो ट्राइब्स हैं, सुमी हैं, दूसरे हैं, वो छोटे छोटे एक कबीले हैं वहां पे उनके जो रहने के लिए। और ये हिल्स में रहते हैं, और एक फैसला था आपस में इनका कि जो हिल्स के लोग हैं वो वैली में नहीं जा सकते, और वैली के लोग हिल्स में आके जमीनें नहीं ले जा सकते हैं। ये जो अभी ट्रिगर हुआ है 3 मई को या 4 मई को, जबकि हाई कोर्ट ने एक सजेशन दी थी, डिसीजन भी नहीं दिया था, एक सजेशन दी थी कि इनको शेड्यूल कास्ट ट्राइब डाल दिया जा सकता है मताए का, क्योंकि मताए जो वैली में रहते हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं, वो एक अच्छा काम, आई मीन अच्छी नौकरियां कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, और लगता है कि वो ज्यादा डेवलप्ड हैं बाकी 32 ट्राइब्स से वहां पे। कुकीज वगैरह हमको कुछ एक डर पड़ गया था। ये तो एक आउटरीच हुआ उस वक्त 3 मई को, लेकिन ये सब चीजें पहले से हो रही थी, काफी देर से हो रहा था, बड़े प्रोटेस्ट हो रहे थे, कुकीज वगैरह कह रहे थे कि आप जंगलों में आके नए सर्वे कर रहे हैं, और वो डायरेक्टली चीफ मिनिस्टर बिरेन को दे रहे थे कि आप सर्वे क्यों करा रहे हो। और अचानक एक कोर्ट का सजेशन आता है कि वो वहां पे इनको शेड्यूल ट्राइब मिल सकता है, तो उन्हें लगा कि हमारी जमीनें वहां से चली जाएंगी, और एक मेजर एजिटेशन शुरू होगी। लेकिन ये अगर आप देखेंगे इनके क्लैशेस, ना खाली मताए और कुकीज के अभी जो हुए हैं, इससे पहले कुकीज और नागाज के भी हुए हैं, और बाकी ट्राइब्स के भी होते हैं, और सब ट्राइब्स का नियरली एक एक टेररिस्ट या मिलिटेंट ग्रुप था इनका। और वहां पे 25 से 30 मिलिटेंट ग्रुप्स थे जो आपस में लड़ते रहते थे, और बड़ी डेथ्स होते थे। और ये सारे बड़े वॉरियर्स हैं, बड़े स्ट्रांग हैं। असम राइफल्स स्पेशली बनाई गई थी, जो आर्मी में से कार्व आउट किया गया था पैरामिलिट्रीज को, इन लोगों को डील करने के लिए वहां पे। और वो वहां पे हैं, और आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट भी है कई जगहों पे। तो एक वायलेंस रिलेटेड इंसिडेंट्स चल रहे थे, लेकिन एक नई होप बन गई थी बीजेपी के पीस प्रोसेस शुरू करने से इनके साथ। और ये लग रहा था कि अब एक नया नैरेटिव आ रहा है, इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है, और एक अच्छे तरीके से एग्रीमेंट होगा। कि अगर आप देख लीजिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में भी इनका रिप्रेजेंटेशन काफी स्ट्रांग है सबका, लेकिन ये लोगों का डिसीजन मेकिंग में इतना नहीं है, तो हमेशा एक चैलेंज रहा है। पर इस चैलेंज में इस हद तक चीजें चली जाएंगी, ऐसा सोचा नहीं था कि इतना बड़ा क्लैशेस होगा। हमेशा कुकीज का ही टकराव दूसरे एथनिक ग्रुप से क्यों होता है? ये कहना भी ये नहीं होगा, लेकिन इनकी एक पॉपुलेशन ज्यादा है वहां पे, एज कंपेयर टू अदर ट्राइब्स जो वहां पे है, और ये लोगों का ही बॉर्डर या आपके ये एरिया क्लैशेस ज्यादा हो रहे हैं। तो एक कुकी स्पेसिफिक हम कहेंगे तो वो भी नहीं है। इवन बताए के भी मिलिटेंट ग्रुप्स थे वहां पे, और अभी भी हैं, जो कि पीसफुल एग्रीमेंट में रह रहे थे। तो इम्फाल ईस्ट वेस्ट में, ये हिल एरियाज में, जो ये अर्बन एरियाज के साथ अटैच आना चाहते हैं, तो एक कॉन्फ्रंटेशन इनकी आपस में वहां पे रहती है। यहाँ तक के लोग आपस में ट्राइबल्स शादियां भी नहीं करते हैं, अगर कोई शादी हो जाती है उसमें भी बहुत बड़ा इशू बन जाता है आपस में, क्योंकि इनके कस्टम्स टोटली अलग अलग है। और इनमें वुमेन पावर बड़ा स्ट्रांग है वहां पे, एज कम्पेयर टू अगर आप नॉर्थ इंडिया में देखें या बाकी जगहों पे देखें, वो काफी अपने स्ट्रेंथ्स लेकर आते हैं। एक तो फेमस एपिसोड था कि जब भी वुमेन और वुमेन लेड एजिटेशंस यहाँ पे बहुत ज्यादा होती रही हैं, तो इस वजह से एक पहले तो वो चाहते थे कि हमारा वो सेपरेट एक अलग उनका इंडिपेंडेंस हो, लेकिन वो चीजों के बाद डिसॉल्व होता रहा। क्या अब इन ऐसा सब एक के बीच पाजी आपको बीच में रोक रहा हूं, क्या इन सब के बीच कहीं भी किसी भी तरीके से आप रिलीजन का, धर्म का एंगल देखते हैं?
अब बन रहा है। देखिए इस वक्त 200 से 250 ब्लेम किया जाता है, जो न्यूज मीडिया के हिसाब से जब हम पढ़ रहे हैं, आमतौर पे जो लोकल वर्निकुलर प्रेस है वहां पे, कि 200 से 250 चर्चिस पे अटैक हुआ है वहां पे। यहाँ तक के कुछ कुकी एरियाज में मंदिरों पर भी अटैक हुआ है वहां पे। अब वहां का अगर आप हिंदुइज्म भी देखिएगा, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उनमें से वो अपने वो एंसेस्टर्स को भी काफी ज्यादा मानते हैं, यहाँ तक के सारा वो चीजें हैं उनमें। तो अब जो ये कन्वर्ट हो रहा था पिछले 2 ढाई 3 महीने में, ये एक नया एंगल आता जा रहा था, कि जिसमें लग रहा था कि जो ये मथाए लोग हैं वो हिंदू हैं, यहाँ तक के मथाइज में क्रिश्चियन लोग भी रहते हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। और ऐसे कुकीज की जो फैमिलीज हैं वो मैक्सिमम क्रिश्चियंस हैं, तो उन्हें क्रिश्चियन किया जा रहा था। तो कई बार यहाँ पे इसको रिजेम्बलेंस दे रहे थे, जैसे उड़ीसा में 2007-8 में हुआ था, जो इंसिडेंट्स हुए थे। तो कई बार कई अखबार वालों ने उसके बारे में भी इंसिडेंट्स का बताया है और या कंपैरिजन किया है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एक रिलीजन की तरफ भी जा रहा था। यहाँ तक कि जब ट्राइबल था, एक ट्राइबल इश्यूज आपस में क्लैशेस के थे, लेकिन अब रिलीजियस इशू भी दिख रहा। सबसे पहले बात कि ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, उसके बाद उसी के साथ लगा हुआ मेरा सवाल है कि ये लोग चुप क्यों हैं। देखिए यही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो पिछले 3 महीने से आ रहा था, और बार बार कई एडिटोरियल्स में कई न्यूज़पेपर्स वालों ने ये सवाल पूछते आ रहे थे कि ये चुपी क्यों, सेंटर डिसीजन क्यों नहीं ले रहा है। और आज अब इस इंसिडेंट के बाद देखिए कितने स्ट्रॉन्ग एक्शंस होना शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कह रहे हैं कि एक आदमी अरेस्ट हो गया है, बाकी आइडेंटिफाई हो गए हैं, पहले क्यों नहीं। तो एक कहीं बार प्रश्न चिन्ह जो बार बार अब आ रहा है कि आपने इमीडिएट एक्शन क्यों नहीं लिया। क्या इसमें राजनीतिक का कोई बेनिफिट उठा रहे थे। एक तरफ से देखा जाए, नॉर्थ ईस्ट इतना अफेक्ट नहीं करता है, स्पेशली गैंजेस बेल्ट वगैरह शराब पे करने के लिए मैक्सिमम विद इन 7 और 8 स्टेट्स जो है वहां पे, सिक्किम को लेके उस चीज वहां पे उसका इन्फ्लुएंस लगता है। दूसरा जो मैं पहले कह रहा था कि अगर 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, और यहाँ पे हमारे 550 पौने 600 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पे क्या उनका वो असर हो सकता है। कहीं ना कहीं राजनीति थी। यहाँ तक कि आरएसएस ने भी स्टेटमेंट दिया था कुछ हफ्ते पहले, कि एक ट्रस्ट बिल्ट आप नहीं कर रहे हो, आप अननेसेसरली इस इशू को लिंगर ऑन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दिख रहा था कि कुछ ना कुछ ये हो रहा है। अब इसके पीछे क्या है, क्यों इतनी चुप्पी लगाई हुई थी, क्यों बीरेन सिंह चीफ मिनिस्टर ने एक्शन नहीं लिया था। अब अब जो मेजर्स होंगे, अगर आगे जो आगे जाके शायद आप में से वो बात भी करेंगे, तो इसमें तो पहली कैजुअलिटी आप खुद बीरेन सिंह ही बन रहे हैं, जो मुझे लग रहा है एक फ्यूचर में जो अब होने वाला है। क्योंकि बीजेपी कोशिश पूरी करेगा अपना ट्रस्ट बिल्ड वापस करने के लिए, अपनी इमेज बिल्ड करने के लिए। लेकिन ये चुप्पी जो रही है, इस पे कहीं ना कहीं सियासत थी। इस सियासत में कितना फायदा हो रहा था, ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग भी यहाँ पे। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की मैक्सिमम न्यूज़ इतनी पॉपुलर नहीं है, या साउथ इंडिया में या वेस्टर्न इंडिया में या आप नॉर्थ इंडिया में लोग कहीं अवॉइड कर जाते हैं। आप नेशनल न्यूज़पेपर भी देखेंगे जो दिल्ली से पब्लिश होते हैं, एक बहुत छोटा सा कॉलम होता है। मैक्सिमम कैलकाटा असम तक इसका इफेक्ट होता है, और या ज्यादातर जो लुक ईस्ट पॉलिसी कहते हैं, म्यांमार का, बांग्लादेश का, उस एरिया में इस नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का ज्यादा असर होता है। इस चीज पे इतना फायदा, इतनी चुपी या इतना अवॉइड क्यों किया है, लिंगर ऑन क्यों किया है, ये अब बीजेपी को कॉस्ट कर रहा है इस वक्त। ये टेम्पररी हो सकता है बीजेपी के लिए कि ये अभी इसको बिल्ट अप कर लें, अपनी इमेज बिल्ट अप कर सके। लेकिन अगर टेम्पररी भी इन लोगों को काफी एक इमेज बिल्डिंग करनी पड़ेगी। जैसे अब 200-250 दिन इलेक्शंस के रह गए हैं, इस चीज पे अपोजिशन आज कल ही इकट्ठा हुआ है, और ये जो इंडिया वर्ड आ गया है और इस इशू को लेके ये एक मेन मुद्दा बन गया है, और इस मुद्दे को बहुत उछाला जाएगा। अगर आज दोनों राज्यसभा और लोकसभा को एडजोन करना पड़ा, और विद इन 5 मिनट्स में एडजोन करना पड़ा, तो ये तो बिगनिंग, ये स्टार्ट, ये एक ट्रेलर दिख रहा है मुझे। इस चीज को बड़ा यूज किया जाएगा। अगर बीजेपी इसका इमीडिएट हल नहीं लाएगी, रेजोल्यूशन नहीं लाएगा, यहाँ तक कि ये इतना कुछ होते हुए भी मुझे नहीं लग रहा है कि वहां की गवर्नमेंट जो असेंबली की 60 लेजिस्लेटिव है, बीजेपी को वहां पे खतरा है। वहां खतरा बिल्कुल नहीं है, लेकिन चेंज ऑफ चीफ मिनिस्टर हो सकता है।
मजबूरी क्या है बीजेपी की या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की? अभी तो चूंकि बीजेपी पावर में है वहां भी और सेंटर में, तो हम बीजेपी की ही बात करेंगे। मजबूरी क्या है बीजेपी की कि वो इस मुद्दे पर इतने दिनों से एक तो बात नहीं कर रही है, खास करके पीएम नहीं बात कर रहे थे। आप आपके हिसाब से क्या मजबूरी रही? ये लैक्सिटी है या फिर अबेटमेंट ऑफ क्राइम है? देखिए, मैं इसमें दोनों चीजें इसमें डाल देता हूं कि हम जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो एक ये इशू आ जाता है कि आप इतना लिंगर ऑन करेंगे, और इस लिंगर ऑन में इनका जो कोई कैलकुलेशन होगा, जो थिंक टैंक होगा, जो सोच के इनको बता रहा होगा कि हमें कैसे चलना चाहिए नॉर्थ ईस्ट की पॉलिसी में, शायद वहां मिस कैलकुलेशन होगी, मिस स्टेप्स हो गए हैं, या कुछ विजिबल नहीं है हुआ है इनको। और उस चीज पे बीजेपी को ये बैकफायर हो गया है थोड़ा बहुत। ये टेम्पररी है जो मेरे को लग रहा है कि ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बैकफायर हुआ है। इसमें इन लोगों को, ये लोग अपनी एक नई स्ट्रेटेजी जरूर डेवलप करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने, अगर आप साथ ही देखिए, नॉर्थ ईस्ट में काफी पीस भी ले आए। नॉर्थ ईस्ट में काफी ऑर्गेनाइजेशंस और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनके साथ बिल्टअप कर रहे हैं। तो वो सब नहीं चाहेंगे कि इस वक्त ऐसी स्टेज आए जहां कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी के अगेंस्ट हो जाए और अफेक्ट करे उस एरिया में, स्पेशली ईस्टर्न ठीक है। इंडिया में। दूसरा दूसरा पॉइंट था मेरा, आपको कहीं भी इसमें अबेटमेंट ऑफ क्राइम लगता है? इसमें कई लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे। देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज थी कि कस्टडी में से निकाला गया है इन लड़कियों को। ये उनके पास थी, तो उसपे तो एक जब कस्टडी में से निकाला है तो एक कस्टडियल किलिंग हो गई है किस्म। मॉब का ये अटैक था तो कुछ था, तो इस पे लॉ का तो होगा, इसमें तो मुझे लग रहा है कई एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों का भी इनडायरेक्ट पनिशमेंट मिलेगी जरूर, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरवेंशन आ गया है। अगर स्टेट इस पे डिसीजंस नहीं लेती है, सुप्रीम कोर्ट बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। क्या पॉसिबल एक्शन हो सकते हैं? मुझे लग रहा है इमीडिएटली जो होगा, थोड़ा टाइम लेके चीफ मिनिस्टर को हटाया जाएगा, एक नया रिप्लेस होगा, एक रीजिक होगा थोड़ा बहुत होम मिनिस्ट्री वगैरह का। और वहां पे जो पुलिस, असम राइफल्स वगैरह के जो लोग लॉ एंड ऑर्डर को संभाल रहे थे, उस इशू में एक काफी कुछ चेंजेस आ सकती है, वहां ट्रांसफर्स हो सकती है, नए ऑफिसर्स आ सकते हैं जो आ जाएंगे। और दूसरा, क्या एक इससे पीस इससे कमेटीज। स्थिति सुधर जाएगी? इसका तो सोल्यूशन है ही नहीं है अभी, जो अगर आप देखेंगे पॉलिटिकल सोल्यूशन इसका है नहीं। ये लॉ एंड ऑर्डर का सोल्यूशन हो सकता है, एक टेम्पररी रिलीफ आ सकता है, लेकिन जो लॉन्ग सोल्यूशन है, जिसे हम कहेंगे कि जो हर पब्लिक उसमें आ जाए, उसमें इनको काफी स्टेप्स करने पड़ेंगे। अभी जॉब्स देने पड़ेंगे इन्हें, उन लोगों का वहां पे वो जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं वो काफी ज्यादा एड्रेस करना पड़ेगा, और किसी तरीके से मणिपुर के लोगों को रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ जोड़ना पड़ेगा। ये पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग, जैसे दिल्ली में कई रेस्टोरेंट्स में वेटर्स वगैरह काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पे काफी आए हैं, बैंगलोर, काफी यूनियन टेरिटरीज में। तो इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। हम लोगों को एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, एक दूसरे को अपना पार्ट ऑफ इंडिया कहना बहुत जरूरी है। ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो हैं स्लो है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं इस पे काफी ज्यादा काम करना होगा। जो पीस कमेटीज ना खाली हो, एक अच्छे थिंक टैंक्स हो, एक्सपीरियंस आदमी हो, जो मिल के बताएं कि कौन से स्टेप्स कॉमन है, कौन सी कॉमन चीजों को डेवलप ज्यादा किया जा सकता है। जैसे अभी मणिपुर की 2 या 3 फ्लाइट्स रेगुलर हैं, पहले नहीं होती थी, हफ्ते में एक फ्लाइट मणिपुर की होती थी। लोगों का आना जाना, उनका जो कनेक्टिविटी है, बहुत जरूरी है रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ। अदरवाइज वो एक साइड पे, सिलीगुड़ी के उस साइड पे चला जाता है ये स्टेट, और ज्यादा इंटरक्शन नहीं होता है। अब स्पोर्ट्स में देख लीजिए मणिपुर कितना आगे है, कितने हमारे लिए प्राइड लेकर आए। इस स्पोर्ट्स की एकेडमीज को कैसे डेवलप किया जाए, क्या उनके कोचेस रेस्ट ऑफ द कंट्री के स्पोर्ट्स पर्सन को कैसे आगे बढ़ाए, बहुत कुछ है वहाँ। मेडिसिनल प्लांट्स बहुत ज्यादा है। तो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, फॉरेस्ट का कैसे काम किया जाए, किस तरीके से एक्ट ईस्ट पॉलिसी में मणिपुर को लीड लेकर दे। देखिए, आपने ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बताए, वो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है कि मणिपुर में फिलहाल शांति कैसे लाई जाए,
आगे किस तरीके से लोगों को वहां पे एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर के लोगों को इंक्लूसिव बनाया जाए। क्या इन सब चीजों से जो एथनिक क्लैशेस हैं जो बार बार हो जाते हैं पिछले कई सालों से, वो रुक पाएंगे या वो ऐसे ही चलते रहेंगे और हमेशा सरकार को अपने कैसे कहते हैं सावधान रहना पड़ेगा? अब मैं बिल्कुल यही कहूंगा कि सावधान रहना पड़ेगा और प्रिकॉशन लेना पड़ेगा कि छोटा सा भी चिंगारी कहीं दोबारा आग ना लगा दे। इस चीज में कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस को एक दोनों कहते हैं एक आयरन हैंड एंड वेलवेट ग्लोव, दोनों एक्शंस लेने पड़ेंगे। वहां बिल्ट अप करना है, हीलिंग टच भी करना है, और लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रेंथ भी रखना है। निप द इविल इनटू द बड, कि कहीं दिख रहा है कि कोई टेररिस्ट किसी बाहर की कंट्री से भी इन्फ्लुएंस लेके दोबारा यहाँ आ रहा है, तो एक इंटेलिजेंस नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग हमारा होना चाहिए। हमें लैक्स नहीं होना है वहां। जी, दूसरा 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 सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं सरकार को क्या क्या करना चाहिए, कहीं से आपको ये हिंट मिलता है कि सरकार इन दो गुटों के बीच में किसी एक को बढ़ावा दे रही है और किसी एक को एक का दमन करना चाहती। देखिए, इसमें अगर आप देखें मथाई मेजोरिटी में है वहां पे, तो मेजोरिटी हमेशा ज्यादा पॉपुलर होगी, ज्यादा एजुकेटेड है, ज्यादा वो चीजें कर रहे हैं। अब वो और अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं और उनके एरियाज में जाना चाहते हैं। अब वो कैसे उस चीज को कंट्रोल किया जाए और कैसे कॉन्फिडेंस लेकर आना है, ये पीस कमेटीज ही डिसाइड करेंगे। ये आपस में ट्राइबल्स के जो उनके हेड्स हैं, जिन्हें कहते हैं वो सफेद पगड़ी वाले मैच्योर्ड लोग, जो उनके फैमिली हेड्स होंगे, क्योंकि उनको बहुत ये मानते हैं, हर कबीले के हेड को काफी मानते हैं। तो उनके जो एल्डर्स हैं उनको बिठा के सॉल्यूशंस ला सकते हैं, क्योंकि इश्यूज हैं सबके। उन इश्यूज को डिसॉल्व करना है, ना खाली इसका, इनके बॉर्डर इश्यूज भी बहुत ज्यादा है। और हमारा कितने मणिपुरी लोग तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके म्यांमार में चले जाते हैं, वहीं से चावल वगैरह लेकर आ जाते हैं, रादर देन रेस्ट ऑफ द कंट्री से लाने के लिए। और वो भी एक इजी रखा हुआ है। यहाँ तक कि आपको मालूम होगा कि कितनी बार म्यांमार और इंडियन आर्मी ने कितने टेररिस्ट ग्रुप्स को म्यांमार के जंगलों में खत्म किया है वहां करने के लिए। तो इस चीज का एक ओवरऑल प्लानिंग निकालना है, एक अच्छा वो है। और है, ये नहीं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वगैरह बड़े अच्छी तरह इन चीजों को जानते हैं। कभी कभी एक रिलैक्स मौसम आ जाता है, कि एक रिलैक्सेशन आ जाती है और उसमें वो लैक्स हो जाता है। और यही लग रहा था कि जैसे मैंने कहा एक नया नैरेटिव बन रहा था, बड़ा सक्सेसफुल लग रहा था, लेकिन ये है नहीं। ये भी एक विराज है। उस चीज को देखने के लिए इन्हें सारे स्टेप्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, और ऑफ कोर्स इंटरनेशनल इंटरवेंशन को अलाउ नहीं करना चाहिए। बहरहाल ये कहना आपके हिसाब से मुश्किल है कि कौन किस पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि इस ये भारी मुश्किल पड़ होगा रहे अभी। में मताइज ये भारी पड़ रहा है। मताए हमेशा स्ट्रांग रहेंगे वहां पे, क्योंकि उन लोगों की स्ट्रेंथ ज्यादा है, उनके पास स्ट्रेंथ मतलब ब्यूरोक्रेसी है, पॉपुलेशन ज्यादा है पॉपुलेशन ज्यादा है, और वो अर्बन एजुकेशन एरियाज ज्यादा में है, रहते हैं। ब्यूरोक्रेसी में है, मिनिस्टर्स में है। बिल्कुल। इवन बीरेन सिंह भी वहां पे बधाई हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनके वो स्ट्रेंथ में वो हमेशा स्ट्रेंथ रहेंगे। लेकिन उस स्ट्रेंथ के साथ वो मिनॉरिटीज को कहिए या जो बाकी ट्राइबल्स हैं, उनको कैसे वो एडजस्ट करते हैं और उनका कैसे पीस ऑफ केक उनको भी मिलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट इश्यूज लेके बहुत सेंसिटिव है वहां पे, और वो जमीन का हिस्सा लेके उस चीज पे इनको नए रिफॉर्म्स देखने पड़े। जैसा कि आपने कहा वीरेंद्र सिंह मताइज हैं बताए। और उन्होंने आज एक इंटरव्यू दिया। बहुत ही छोटा इंटरव्यू था, शायद कुछ सेकंड्स का क्लिप है इंडिया टुडे को। उस इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि आप लोग एक पर्टिकुलर वीडियो को देख करके हवा ना बनाए, ग्राउंड सिचुएशन को देखें। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात कही कि ऐसे सैकड़ों वीडियो हैं यहाँ पे और इसी वजह से इंटरनेट बंद किया हुआ है। क्या वह इस चीज का संकेत दे रहे थे कि ये सारे वीडियो जो बाकी सैकड़ों का वो जिक्र कर रहे थे कि वो दूसरी साइड के लोगों ने की होगी? मणिपुर और नागालैंड का वायलेंस मैंने देखा है जी, बड़ा हॉररफुल होता है आपस में जब ये लड़ते हैं, जो भी मैंने पास्ट में देखा है। और ये यहाँ के वो ट्रीज, स्टैंडिंग क्रॉप्स, लोगों को काटना, ये मामूली चीज है उनमें वो करने के लिए। और ऐसे इंसिडेंट्स अगर सामने आए तो बहुत अच्छा है, उनको कंट्रोल करना
बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे इंसिडेंट्स हो रहे होंगे, कई इंसिडेंट्स ऐसे हुए होंगे जहां भी वायलेंस हुआ है। अब देखिए इनमें कितना वो हो जाता है कि वो कस्टडी में से लोग निकाल के रख जाते हैं। कैंप्स लगे हैं, कैंपों को उन लोगों ने जाके जला दिया है, और एक का नहीं, दोनों साइड्स पे। तो एक ये वॉरियर टाइप के वो जब ये बन जाते हैं, उसमें ये लोग ह्यूमैनिटी का फेस भूल जाते हैं, और यहाँ तक कि दे प्रेफर टू हैव द हेड्स ऑफ द पीपल देयर आल्सो। तो वैसे चीजें बहुत रही हैं। इनके रूल्स और अपने ट्राइबल रूल्स भी हैं, इनके वॉर के रूल्स कहते हैं, बैटल रूल्स वगैरह, उसमें भी ये बड़े एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो उस चीज का ये जो प्रेस्टेज रखने के लिए रख रहे हैं, इसका कोडिफिकेशन कहीं करना पड़ेगा, कहीं लाना पड़ेगा कि इन सब चीजों को एक कंट्रीब्यूशन कैसे मिलेगी। शायद हो भी रहा हो, मैं खाली पढ़ता रहता हूँ और दिल्ली में रहता हूँ, वहां पे स्पॉट पे रहता नहीं हूँ, लेकिन जो गौरी इंसिडेंट्स की जो बात कर रहे हैं आप, वहां कई होंगे ऐसे, वो ज्यादा होंगे। नहीं, अब मेरे देखिए कहने का कितनों के मतलब ये घरों था, में जले हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि जिस वो तरीके से वीरेंद्र सिंह ने ये संकेत दिए कि वरना एक मुख्यमंत्री खुद अपनी साइड के, सबसे पहली बात है कि ये वीडियो में कुकीज औरतों को देखा जा रहा है, उनको जी, सताया जा रहा है, उनके साथ जी, दरिंदगी की गई है। अगर एक मुख्यमंत्री आकर के कहता है कि ऐसे सैकड़ों वीडियो और है, इसका मतलब वो ये हिंट दे रहे हैं कि इस तरीके के वीडियो, सिमिलर केसेस, मतलब इस तरीके के वीडियो ज्यादातर हैं जिसमें शायद 35 औरतों को या 35 लोगों के साथ दरिंदगी की जा रही है। देखिए वहां पे 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं 3 मई के बाद, और 50,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो गए। और इसमें देखिए जो कैंप्स बने हुए हैं, जो आज भी चल रहे हैं, और लोग अपने कैंपों में, घरों में वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक के ईस्टर्न इम्फाल वगैरह में नाइट कर्फ्यू वगैरह अभी भी चल रहा है। इंटरनेट की तो बात आपने बताई कि वो भी पूरी तरह नहीं चल रहा है। और एक दोनों तरफ से रिलीफ कैंप्स के ऊपर भी अटैक हुआ है। मथाइज ने कुकीज पे अटैक किया हुआ, और कुकीज ने मथाई पे अटैक किया है। दोनों की वुमेन चिल्ड्रंस पे किलिंग्स हुई हुई हैं। तो ऐसे इंसिडेंट्स रूल आउट नहीं किए जा सकते कि कुछ और भी हो उनके पास। लेकिन जो फाइनली एक नेगेटिव चीज दूसरी नेगेटिव चीज को नहीं काट सकती है। ह्यूमैनिटी कहीं ना कहीं जरूरत है। उस ह्यूमैनिटी को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हें उस चीज का ध्यान रखना है ज्यादा, कि जो इंसिडेंट हो रहे हैं उनको कैसे जस्टिस दिया जाए, कैसे ह्यूमैनिटी वापस लाई जाए। एक कत्ल से दूसरे कत्ल करने से कुछ सजा कम नहीं होगी। तो वो एज ए चीफ मिनिस्टर उन्हें देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से एक ह्यूमन वैल्यूज ले आए वापस लोगों में। इस पे कई ट्रेनिंग्स देनी पड़ेंगी, स्कूल्स में कोर्सेज कराने पड़ेंगे, एक लॉन्ग टर्म की जो हम बात कर रहे थे। और सेकेंडली किस तरीके से ट्रस्ट बिल्डिंग और इमेज बिल्डिंग दोबारा की जाए, ताकि दोबारा टेररिज्म ना हो। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वहां पे दो कंट्रीज एक बॉर्डर पे हैं, और राइवल कंट्रीज कुछ भी कर सकते हैं। अब नागा मूवमेंट जब हुई थी शुरू, तब तो चाइनीज इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था। अगर जम्मू कश्मीर में टेररिज्म का देखें तो वहाँ पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा था। तो ऐसा ना करें कि हम एक ऐसी सिचुएशन ना वहां बनाए, ताकि उन लोगों के पास जो क्रॉस द बॉर्डर बैठे हुए हों, एक चांसेस मिल जाए एक सिंपैथी देने के लिए किसी ग्रुप। पाजी, आपने एक और इम्पोर्टेंट बात की कि इन लोगों के हिंसा के लिए जो भी इनका तरीका होता है, वो तरीका कई बार कन्वेंशनल वेज से कहीं अधिक होता है। जब जी, ये हिंसा करते हैं तो फिर इनकी कोई लिमिट नहीं होती है, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मारना काटना इनके लिए आम बात है। खास करके अब हम इस पर्टिकुलर चीज के बारे में हम समुदायों के, दो समुदाय नहीं, दो गुटों के बीच की बात करते हैं। इन दोनों कुकीज और मथाइस के बीच में अगर हम बात करें तो इसमें कौन आपको लगता है, जैसे मथाइस आपने बोला अर्बन एरियाज में है, जी, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में है, शिक्षा के साथ, ग्रोथ के साथ कुछ मेरे ख्याल से सेंसिटिविटी आती है। क्या यह मान के चला जाए कि अगर ट्राइबल्स हैं या कुकीज हैं जो कि ज्यादातर पहाड़ियों पे रहते हैं, वो ज्यादा खतरनाक होंगे, वो उनके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे, वो
ज्यादा हदें पार करते होंगे हिंसा की, कैसा है सिचुएशन? पहली चीज मैं यहाँ पहले बताऊं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में एक विजिटर बन के जा रहे हो, बिलीव मी वो बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बड़ा आदर करते हैं, घरों में बुला के आपकी इज्जत करते हैं। एक स्माइल है उनके फेसेस में, एक वे ऑफ रेस्पेक्ट करना ह्यूमन बीइंग्स का एक बहुत ही अच्छा लगता है। मैं कई बार जब भी मणिपुर गया, मुझे रात को कर्फ्यू भी होता था, कुछ भी होता था, तो लोग जबरदस्ती घर में अच्छा खाना खिलाते थे और खूब वेजिटेबल्स वगैरह वो खाते वगैरह है। हैविंग सेड दैट, मतलब ये चीजें जो कह के करने के लिए, ये टोटली डिपेंड करता है। वहां पे कुछ कुकी लोग भी हैं जो कि बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। ये टोटली एजुकेशन पे डिपेंड करता है और डेवलपमेंट पे, किस एरियाज को कितना डेवलप किया। अभी आजकल क्या है, ज्यादा इम्फोसिस इम्फाल पे था, उस एरियाज पे सारे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, प्रोफेशनल कॉलेज, ट्रेनिंग, ब्यूरोक्रेसी है। तो ये डिस्ट्रिक्ट्स जो बाकी आ जाते हैं, ईस्ट ऑफ इम्फाल एरिया आ जाता है, बाकी जहाँ पे वो है वहां इतनी अटेंशन नहीं है। वो लोग भी यहीं पढ़ने आते हैं, इम्फाल में ही पढ़ने आते हैं। जैसे आमतौर पे एक रूरल एरिया से एक अर्बन एरियाज पे लोग आते हैं, तो इस हिसाब से तो अर्बन ज्यादा डेवलप्ड है। जो जितना एजुकेटेड और डेवलप्ड होगा उतना लेस एग्रेसिव होगा, और जो जितना इलिटरेट और लेस विजनरी होगा या कम दुनिया देखी होगी, उसमें वो अपने ही वो लिमिटेड वॉल्स में रहता है। जो कहते हैं कि एक आप एरिया का आप एक बियॉन्ड नहीं देखते हो, एक वैली विजन है, वो कुछ एक हिल विजन है, खाली उसके बियॉन्ड नहीं देखते हैं। तो जी। वो चीज को एक्सपैंड करना है, और वो तभी होगा कि रेस्ट ऑफ द कंट्री और उनका आना जाना बहुत ज्यादा हो, एक एजुकेशन वगैरह, एंसिलरी यूनिट्स जितने भी खोले जाएं उनके लिए, जॉब्स में बिजी रहे, बाकी चीजों में बिजी रहे, तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे फ्यूचर। क्या पीएम का बयान इतना जरूरी था कि इसके पहले कोई स्थिति को संभालने की कोशिश नहीं कर रहा था, और पीएम के बोलने के बाद स्थिति की संभालने की कोशिश करेंगे? पीएम के बोलने से पहले स्थिति संभल नहीं रही थी, और पीएम के बोलने के बाद स्थिति अपने आप संभल जाएगी। अगर ऐसा होता है तो शायद पीएम को हर मुद्दे में पहले ही बोल देना चाहिए। यही आज, अब देखिए, प्राइम मिनिस्टर के बोलने के बाद, अब वो स्ट्रेटेजिक था या उनका जो ये मालूम था कि पार्लियामेंट्स में काफी शोर मचेगा और उससे पहले इमीडिएटली दिया है, लेकिन उनका जो एक्शन उन्होंने बोला है लेने के लिए, ये बहुत स्ट्रिक्ट होगा और बड़ा टाइमली होगा, टाइम बाउंड होगा, जो मुझे लगता है। इनकी जो बात अब एकदम स्ट्रेंथ्स में आ जाएगी, और उसी वक्त आप देखिए बीरेन सिंह भी अपना प्रेस में आ गए बोलने के लिए, स्टेटमेंट देने के लिए, अरेस्ट हो गया बंदा। तो एक एक्शन ऑलरेडी शुरू हो गया, आइडेंटिफाई सब कुछ हो गए हैं। तो ये विद इन 24 आवर्स मुझे लगता है कि एक्शन हो जाएगा। हाँ, प्राइम मिनिस्टर को बार बार आना पड़े, वो प्राइम मिनिस्टर है हम सबका। कोई इश्यूज लिंगर ऑन अननेसेसरली हो जाने से उसके सेकेंडरी इश्यूज बन जाते हैं। तो एक प्राइमरी इशू को अगर पहले ही डिसॉल्व किया जाए तो सेकेंडरी इश्यूज बनेंगे नहीं, और इसलिए मेरा प्राइम मिनिस्टर मेरा को मेरा मेरा बोलना मेरा बहुत जरूरी है पहले। मेरा सवाल दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि क्या पीएम के बोलने से पहले पूरा का पूरा सिस्टम और सरकार, प्रधानमंत्री ऑफ कोर्स अपने आप में सरकार है, लेकिन उनके नीचे के बाकी सरकार, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, होम मिनिस्टर अमित शाह, जी वो जी। गए भी, सब कुछ किया उन्होंने, उन्होंने सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए। जैसे आपने बताया कि पीस मीटिंग की, सब कुछ की। हम या तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो ये कि इनकी बाकी सिस्टम और बाकी सरकार नाकाम रही, या दूसरा तरीका ये देख सकते हैं कि शायद पीएम के बोलने का मतलब ये है कि गियर चेंज एंड एक्शन स्टार्ट, नो पीस टॉक्स, नथिंग। क्या है ये? मेरे हिसाब से जो आप ये सेकंड पार्ट बोल रहे हैं, ये एक मैसेज है कि अच्छा, आपको गियर चेंज हुआ है। इमीडिएट रिजल्ट ओरिएंटेड लाने हैं, गियर चेंज हुआ है। और बोला गया है कि आप पहले पीस लाइए, पहले रिजॉल्व कीजिए, उसके बाद पॉलिटिक्स वहां पे कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही डायरेक्ट असर पड़ेगा बाकी पार्टी मेंबर्स के ऊपर। तो ये एक इनका एक स्ट्रिक्ट एक्शन है, और आज स्ट्रिक्ट मैसेज है जो अपने सेकंड लाइन थर्ड लाइन को देने के लिए, और इसमें इमीडिएट रिएक्शन 100% होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र पाजी। बहुत ज्यादा जानकारी दी आपने मुझे भी और मेरे दर्शकों को भी।
इतने कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को इतने सरल भाषा में समझाना कोई आपसे सीखे। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, थैंक फिर यू मिलते वेरी हैं। मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लगाया।